नमस्कार। देश भर में बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और बारिश मतलब कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा। ऐसे में अगर आपको खांसी जुकाम बुखार हो और कोई डॉक्टर आपको हर बीमारी की अलग अलग दवा दे और कोई एक डॉक्टर आपको सिर्फ एक दवा दे, तो आप किसको पसंद करेंगे? केंद्र सरकार ने जो टैक्स की कई बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए एक दवा बनाई है और जिसका नाम जीएसटी है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे और शिपिंग मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं। नितिन जी, दवाई शुरू में थोड़ी सी लोगों को कड़वी लग रही है और कह रहे हैं साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे। अभी तक तो दवाई दी नहीं गई तो साइड इफ़ेक्ट्स कैसे आए? ये लोगों के मन में अप्रीहेंशन है। मुझे लगता है कि ये बात ज़रूर है कि शुरुआत में उसको सिंक्रोनाइज़ करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, पर इसके पहले जो इंस्पेक्टर राज था, ये इंस्पेक्टर आता था, वो इंस्पेक्टर आता था, वो इंस्पेक्टर आता था और उससे तकलीफ भी देता था और करप्शन भी होता था। अब तो ये सब टैक्स कम हो रहे हैं। दूसरी बात, धंधा जो है, हमारा बिजनेस जो है, उसमें काफ़ी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। इसमें जो कच्ची चिट्ठी वाला बात है वो निकल जा रहा है। अच्छा, अगर एक को निकलता और दूसरे को रहता तो बात अलग होती है। अब सबका बिजनेस नंबर 1 पर आएगा तो नेचुरली कॉस्ट में और कंपटीशन में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा, 165 देशों में ऑलरेडी जीएसटी शुरू है और जीएसटी एक देश एक बाज़ार और एक टैक्स। तो ये मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से उपयोगी होगा। जो बैकवर्ड स्टेट है, जहाँ ज़्यादा माल कंज्यूम हो रहा था और मैन्युफैक्चरिंग डेवलप स्टेट में हो रहा था, तो कंज्यूमर जो है कंज्यूम जितना माल करेंगे उतना टैक्स उस स्टेट को मिलेगा, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से ये एक रिवोल्यूशनरी इकोनॉमिक रिफॉर्म है जो देश के लिए, जनता के लिए, इससे महंगाई कम होगी और उद्योग और व्यापारों के लिए ये सिंप्लीफिकेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन फ्री सिस्टम होगी और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, मुझे तो लगता है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। पहले चेक पोस्ट थे, हर 2 राज्यों के बीच में सेल टैक्स था, फिर अभी जीएसटी के लगते, एक्साइज के लगते, फिर धीरे धीरे ये चेक पोस्ट के कारण और ये टोल नाके के कारण देश में हर साल 1 लाख करोड़ का नुकसान होता है, ऐसा आईएम कलकत्ता और टीसीआई के रिपोर्ट में है। अब मुझे बताइए कि अब ये चेक पोस्ट ही नहीं रहेंगे तो एक ट्रक जो दिन में 250-250 किलोमीटर चल रहा था, इसको जो ऑब्स्टेकल्स थे वो दूर हो जाएंगे। अब टोल नाके पर भी फास्ट ट्रैक आया। अब दिल्ली से मुंबई 18 टोल नाके हैं, उसमें फास्ट ट्रैक का आएगा तो 3 घंटे, कम से कम 2 घंटे उसमें बचेंगे। 10 मिनट एक टोल नाके पर, तो 18 पर आप समझ लीजिए कि कितना होगा, 2.5 घंटा उसमें बचत हो जाएगी। तो ये स्टेट के बैरियर से वो भी निकल जाएंगे। तो एक ट्रक जो है, जो महीने में अगर समझो 10 ट्रिप करता है तो वो 13 ट्रिप करेगा। 13 ट्रिप करने से कॉस्ट कम होगी, फ्यूल कम खर्चा होगा, पोल्यूशन कम होगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन इन सिस्टम, इसका एडवांटेज जनता को भी मिलेगा, बिजनेसमैन को भी मिलेगा और इसका एडवांटेज जो ट्रांसपोर्टर है उनका कॉस्ट कम करने में उनको उपयोग होगा, उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नितिन जी, लेकिन अभी ई वे बिल पास नहीं हो पाया है और ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि जो ट्रक्स मूव करते हैं उनको अभी भी स्टेट्स में पैसा देना पड़ेगा, जैसे पहले देके चल रहे थे। जो आप कहते हैं लक्ष्मी दर्शन, वो बार बार उनको उसी से नहीं देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? अगर जब बैरियर्स हट जाएंगे और आपको रुकना ही नहीं है तो आप क्यों पैसा देना पड़ेगा? यही बात है कि एक देश एक टैक्स और एक बाजार, इसका मेन सूत्र यही है कि पूरे देश में एक सिस्टम आ गया। और आप अभी ऐसा है, मैंने साफ भाषा में अगर कहें जी, तो एक बार अगर कोई माल खरीदता है तो विदाउट बिल करने की चाहे कितना भी होशियार हो उसको गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए एवरीथिंग ऑन नंबर 1 सब पे बिल पे आएगा। अब आप होटल में, रेस्टोरेंट में खाओगे तो आजकल डिजिटल पेमेंट आ गया, अब ऐप्स आ गए नए नए। अब कोई नोटा खरीद के निकालता है नहीं, नोटा छापने का ही खर्चा कितना होता था, तो वो सब कम हो जाएगा। फेक नोट नहीं आएगी क्योंकि सब डिजिटल करेंसी शुरू हो गई। मुझे लगता है कि ये एक रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म है, इसकी शुरुआत हो रही है। शुरुआत के समय में स्वाभाविक रूप से थोड़ी बहुत अड़चनें आएंगी और हमने ये तय किया है कि पिछले बार जो टैक्स की लायबिलिटी थी जीएसटी लगने के पहले, उससे जीएसटी लगने के बाद कहीं ज़्यादा नहीं होगी तो कम ही होगी। यही कोशिश है। कुछ बातों में थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करने में अड़चन है, कुछ आइटम्स आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, पर मुझे लगता है आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में सब बातें रेगुलराइज हो जाएगी। पर आप भी एक क्रांतिकारी कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं हाइब्रिड कार्स को ला करके देश में, और कहा यह जा रहा है कि जीएसटी आने से उस क्रांतिकारी कदम पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए, मैं जो हाइब्रिड, जो क्रांतिकारी बदल है वो हाइब्रिड के लिए नहीं है केवल। मेरा बदल है, मैं इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायोगैस और इलेक्ट्रिक और मिथेनॉल, इस पर ट्रांसपोर्ट को कन्वर्ट करना चाहता हूँ।
और मैं ये चाहता हूँ कि गेहूँ चावल पैदा करने वाला किसान अब पेट्रोल डीजल पैदा करे। और हमारे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अब मान्यता दी है कि 15 इंडस्ट्री वो खोल रहे हैं, जिसमें बायोमास जो है कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बाम्बू और म्यूनिसिपल वेस्ट जो सेग्रीगेट करेंगे उससे इथेनॉल बनेगा सेकंड जनरेशन का। उसके ऊपर 100% हमारे नागपुर में 55 बसेस बायो इथेनॉल पर चलती है। फिर जो सीवेज वाटर है शहरों में, जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट है, उससे बायोगैस तैयार होगा। अब स्टैक होम में 400 बसेस चलती, वो चलेगी। फिर इलेक्ट्रिक कार, अभी हमने इलेक्ट्रिक टैक्सी हमारे यहाँ शुरू कर दी नागपुर में। इलेक्ट्रिक बस आएगी, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस आएगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ये कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। इसके लिए टिकट के दर सस्ते होंगे, लोगों को मुनाफा होगा। और हमारा इंपोर्ट जो 6 लाख 7 लाख करोड़ का है, उसमें से 3 लाख करोड़ हमारा एक्सपोर्ट भी होता है। पर ये 5 लाख करोड़ में से अगर 2 लाख करोड़ भी बचेंगे तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में ये बायोमास से इथेनॉल बनाना, बायो सीएनजी बनाना, ये जो सीवेज वाटर है उससे बायोगैस बनाना, ये इंडस्ट्री खुलेगी तो कम से कम मेरे अंदाज से देश में 1000 उद्योग, नई इंडस्ट्री खुलेगी। और एक एक इंडस्ट्री के पीछे जो इन्वेस्टमेंट होगी कम से कम 10 लाख से 15 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी। और ये इन्वेस्टमेंट से कम 25 से 30 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ये अल्टरनेटिव फ्यूल, ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है। और देश की इकोनॉमी में इतना पैसा अगर जाएगा तो गांव में लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे। केवल गेहूं चावल गन्ना नहीं, अब पेट्रोल डीजल और बिजली भी किसान पैदा करेंगे। ये मेरा सपना है। और इसके लिए जो हाइब्रिड व्हीकल है उसमें क्या है कि वो पूरी तरह से 100% इलेक्ट्रिक पर नहीं है, फिर भी उसको भी कंसेशन देना चाहिए। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर 12% है। और मैंने वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि जैसे आपने इलेक्ट्रिक पर 12% लगाया, उसी प्रकार से आप इथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायोगैस और मिथेनॉल, इस पर भी यही लगाइए तो स्वाभाविक रूप से देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इस पर आगे जल्दी फैसला सुनने को मिल सकता है? हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं, अंतिम अधिकार तो उन्हीं का है। सर, एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बड़ी गाड़ियों को सड़कों से हटाइए और एसयूवीज इस बार सस्ती हो जाएंगी, जो छोटी गाड़ी है वो महंगी हो जाएंगी जीएसटी से। ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट लोग देख रहे हैं। देखिए, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिक। अभी हम लोग डबल डेकर बस को मान्यता दे रहे हैं। हम लंदन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। लंदन में 9 ट्रांसपोर्टर है, बहुत सुंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और मैं देश के सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बुलाकर मीटिंग करने वाला हूँ। और मेरा ये भी इच्छा है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मैं लंदन लेके जाकर दिखाने वाला हूँ। और मैं ऐसा मॉडल तैयार कर रहा हूँ जिसमें राज्य सरकार को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मुंबई में बेस्ट की एक बस जो है डीजल बस, वो चलाते 1 किलोमीटर उसका खर्चा 110 रुपये आता है। मैं नागपुर में, हम इथेनॉल बसेस एयर कंडीशन अच्छी चलाते, वो 78 रुपीज़ है। अब इलेक्ट्रिक का 30% भी लिथियम आयन बैटरी का भाव कम हुआ है। उसके पहले 65 रुपये था, वो 50 रुपये किलोमीटर आएगा। अब मैं डबल डेकर बस तैयार करूँ, जैसे इंडिगो और जेट एयरवेज़ है, स्पाइस जेट है, वैसे अब डबल डेकर बस बनेगी। नीचे वाला क्लास एग्जीक्यूटिव क्लास होगा, ऊपर में इकोनॉमी क्लास होगा, एयर होस्टेस जैसी होगी। वहाँ नाश्ता मिलेगा, भोजन मिलेगा, बटन दबाई तो एयर होस्टेस आएगी। और वो मुंबई टू पुणे, दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू लखनऊ, इस प्रकार के मेन पॉइंट में लोग ये बसेस जाएगी, चलेगी। ये बसेस चलने से क्या होगा, आप आपकी गाड़ी से नहीं जाओगे तो रोड पर गाड़ियों की संख्या कम होगी, इससे पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों को रिलीफ मिलेगा। कब तक मिल पाएगी ये तस्वीर देखने? ये भी 2-3 महीने में हम पॉलिसी डिक्लेयर कर रहे हैं। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कहा जा रहा है कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी बढ़ेगी ज़्यादा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे आपके, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उन प्रोजेक्ट्स पर हो सकता है कि शायद बैंक उस तरीके से ज़्यादा फाइनेंस ना करें अभी शुरुआती स्तर पर। क्या आपको लग रहा है ये चीज़ परेशानी खड़ी हो सकती है? देखिए, अभी तो बड़े प्रमाण पर प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। बैंकों ने इसमें इतना सिक्योर्ड बिजनेस नहीं है। देखिए, मैं मंत्री हूँ, इसलिए आज अगर सही कहे तो मैं उसका गलत अर्थ आप मत निकालिए। पैसे देने के लिए दुनिया में इन्वेस्टर लाइन पे लगे खड़े हुए हैं। मैं चाहता नहीं, मैं चाहता इंडियन बैंकर को बिजनेस मिले। इस समय सिक्योर्ड बिजनेस उनको मिलेगा जिससे उनकी हालत सुधार सकती है। अगर वो फाइनेंस नहीं करेंगे तो उनका नुकसान होगा। इसलिए पहली प्रायोरिटी है कि वो फाइनेंस करें। अभी मैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज गया था, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज गया था और मैंने फंड रेज किया, मुझे पैसे मिल गए। मैं और 1 लाख करोड़ रेज कर लूँगा, तो मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि LIC का फंड हो, प्रोविडेंट फंड हो, हमारे बैंकों का पैसा हो, भारतीय कॉन्ट्रैक्टर को यही पैसा इन्वेस्ट हो, हमारे कोऑपरेटिव बैंकों में पैसा है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में पैसा है। ये सब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को लगे तो इसके रिटर्न भारतीय लोगों को मिलेंगे। अगर मैं देश भर से इन्वेस्टमेंट लाऊंगा और हमारी इन्वेस्टमेंट को अगर कोई चांस नहीं मिलेगा, जो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, 100% टोल मिलने वाला है,
80% लैंड एक्वायर्ड किए बिना हम अपॉइंटमेंट डेट देती नहीं। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर, फॉर द बैंकर्स। उनने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें भी वो नहीं देंगे तो उनका नुकसान होगा। प्रधानमंत्री गरीबों के लिए आवास योजना लेकर आ रहे हैं और जीएसटी आएगा तो जो रियलिटी सेक्टर है उसमें कह रहे हैं कि टैक्स पड़ेगा और घर महंगे हो जाएंगे। अभी तो मैंने सीमेंट के दर बढ़ाए थे, उन्होंने सबको बुलाकर मैंने डटाया, मैंने बोला हम इसेंशियल कमोडिटी में डाल देंगे। ना डीजल की कीमत बढ़ी है, ना लाइमस्टोन की कीमत बढ़ी है, ना बैंक इंटरेस्ट बढ़ा है। आप क्यों रेट बढ़ा रहे हैं? मन में आया तब रेट बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हम कार्रवाई करेंगे। और वो 50-50 रुपये बैग कम हो गए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में टर्नओवर ज़्यादा करें। अभी 68% टर्नओवर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में बढ़ा है, वैसे सीमेंट में बढ़ेगा, स्टील में बढ़ेगा। और हम लोग करोड़ों घर बना रहे हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, लोगों को अवसर मिलेगा। तो मुझे लगता है ज़्यादा टर्नओवर करना और रीजनेबल प्रॉफिट लेना ये गुड पॉलिसी, और जीएसटी के कारण उसमें सुविधा होगी, रेट टेपिज्म खत्म होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और लोगों को रिलीफ मिलेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। धन्यवाद। तो उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी जो आएगा तो दवाई शुरू में हो सकता है थोड़ी कड़वी लगे आपको, लेकिन उसके बाद उसका असर अच्छा होगा।